डैडी बनी तनों को पानी देता है। खरगोश पूरी लगन से काम करते हैं, मिट्टी खोदकर तनों को पेशेवरों की तरह लगाते हैं। आखिरकार वे सफेद किसान खरगोशों के बच्चे हैं। तने लगाते समय एक छोटा खरगोश खुद को तने की ओर ललचाते हुए रोक नहीं पाता और एक बाइट ले लेता है। बेचारा बच्चा तने को खाते ही डैडी बनी से डांट खा जाता है। सजन डैडी बनी की सराहना करता है कि वह अपने बच्चों को अनुशासन में रखता है। दूसरी ओर सजन जादुई चेरी टमाटर बुनाई की टोकरी में तोड़ता है और इनाम प्राप्त करता है, जिससे उसका स्तर 8 तक बढ़ जाता है। इनाम पाने के बाद वह फसल काटना बंद कर देता है और खुद के लिए और खरगोशों के लिए स्नैक्स बनाना शुरू करता है, जैसा उसने वादा किया था। इस बीच एडमिन चुपके से सजन पर नजर रखती है, ये सोचते हुए कि वह इस बार क्या बनाएगा। जैसे ही सजन पलटता है, वह एडमिन को पीछे से झांकते हुए पकड़ लेता है। विशेष स्नैक तैयार करते हुए वह खरगोशों को भोजन के लिए बुलाता है। खरगोश खुशी से दौड़ते हुए आते हैं और सजन अपनी प्रतिभा दिखाते हुए चेरी टमाटर बोन स्क्यूअर्स पेश करता है। स्क्यूअर्स साफ पिरान्हा की हड्डियों से बने होते हैं और बारबेक्यू का स्वाद टमाटर को मीठा और नरम बना देता है। खरगोश खुशी से स्क्यूअर्स खाते हैं और सजन इन विशेष स्क्यूअर्स को चलते फिरते स्नैक्स घोषित करता है। भोजन के बाद सजन शकरकंद की फसल काटता है। 15 शकरकंद काटने के बाद वह देखता है कि यह 5 गुना बढ़ रहा है। ये शकरकंद अत्यधिक पोषण और स्वाद से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से 10 ग्राम वसा जलती है और ताकत में 1 अंकों की वृद्धि होती है, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए। सजन बाकी तनों को देखकर खुद उन्हें लगाता है और महसूस करता है कि इनाम पाने के लिए उसे सब कुछ खुद करना होगा। वह तुरंत खरगोशों को तने लगाना बंद करने का आदेश देता है। अगले दृश्य में हम डंजन ड्रैगन को उसके आरामदायक घर में देखते हैं। वह चेरी टमाटर स्क्यूअर्स को बड़े अलाव पर भून रही होती है। स्क्यूअर्स खाते हुए वह महसूस करती है कि यह बाहर से थोड़ा कड़वा और अंदर से मीठा है। इस बीच वह अपने जादुई क्रिस्टल बॉल से सजन को देखती है। जब वह सजन को खरगोशों के साथ शकरकंद का आनंद लेते हुए देखती है, तो एडमिन नाराज हो जाती है। यह पता चलता है कि डंजन एडमिन का नाम एन प्राणी है, जो एक महान काली ड्रैगन है। खरगोशों के साथ शकरकंद खाते हुए सजन को एक अतिरिक्त क्वेस्ट मिलता है। इस क्वेस्ट में तुरंत एक भुना हुआ शकरकंद देने की मांग की जाती है। सजन अपनी चतुराई से एक इनाम मांगता है। एन क्वेस्ट को पुनर्विचार करती है और 2 नई क्षमताओं के इनाम के साथ एक शकरकंद की मांग करती है। इनाम मिलने के बाद सजन बीज स्टोर की क्षमता को सक्रिय करता है। हालांकि उसके पास डंजन मुद्रा नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए एन उदारता दिखाते हुए एक डंजन सिक्का उसके बीज खाते में जमा कर देती है। सजन को पहली बार डंजन मुद्रा देखने की खुशी होती है। अंत में खरगोश उसे देखते हैं और गाजर के लिए उत्साहित हो जाते हैं। सजन और खरगोश मिलकर गाजरों के लिए मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। अचानक डैडी बनी सजन के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। बनी की किक से चौंक कर सजन तुरंत 1000 गाजर के बीज खरीद लेता है और एक सीड स्टोर पॉइंट अर्जित करता है। गाजर के बीज एक शानदार लाल थैली में प्रकट होते हैं, जिससे खरगोश खुश हो जाते हैं। इसके बाद वे गाजर के बीज लगाते हैं। पहली बार डंजन कॉइन से गाजर के बीज खरीदने के अनुभव को सजन अपने सर्वाइवल डायरी में दर्ज करता है। बाद में हम देखते हैं कि पत्तों के नीचे से एक मधुमक्खी उन्हें देख रही है। किसान खरगोश उत्सुकता से गाजरों के उगने का इंतजार करते हैं। खुशी खुशी खेत के पास बैठकर छोटे खरगोश खेत में इधर उधर दौड़ रहे हैं। खरगोशों की उत्सुकता और बनी जोड़े की स्नेहपूर्ण नृत्य मुद्रा को देखकर सजन सोचता है कि गाजर के बीज बोए हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंकुरित नहीं हुए। एक छोटी झपकी लेने से पहले वह खुद को याद दिलाता है कि उसे फूलों को मैन्युअली परागण करना है और दोपहर में हरे प्याज काटने हैं। वह एक छोटे खरगोश के साथ सो जाता है, जो उस पर सो रहा होता है। तभी एक कीड़ा उसके चारों ओर उड़ता है और उसके कान में भिनभिनाता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। वह भिनभिनाहट को भगाने के लिए हाथ झटकता है, लेकिन इस आवाज से वह गुस्से में जाग जाता है और सोचता है कि यह कीड़ा कहां से आ गया। अचानक एक प्यारी छोटी मधुमक्खी सामने आती है, जो अपनी सुंदर बैंगनी आंखों से सजन को देख रही होती है। सजन उसे कीट राक्षस मान लेता है और मधुमक्खी की अचानक उपस्थिति से हैरान होता है। जैसे ही वह मधुमक्खी की ओर ध्यान देता है, वह छोटे खरगोश को जमीन पर गिरा देता है। मधुमक्खी की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि यह एक जहरीली शहद मधुमक्खी है। यह पढ़कर सजन डर जाता है, क्योंकि जहरीली मधुमक्खी उसके करीब आती है। वह खरगोशों से पूछता है कि क्या यह मधुमक्खी सच में खतरनाक है।
स्थिति को देखते हुए खरगोश जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और बेचारा सजन अकेला जहरीली मधुमक्खी के साथ फंस जाता है। डंजन एडमिन हमें बताता है कि यह जहरीली मधुमक्खी मांसाहारी है और अपने विषैले डंक से शिकार करती है। एडमिन सजन को मधुमक्खी से दूर रहने की चेतावनी देता है। डरा हुआ सजन खुद को मधुमक्खी से बचाने के लिए झटपट उससे दूर हो जाता है। अचानक मधुमक्खी गुस्से में आ जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। सजन मदद के लिए चिल्लाता है और फूलों के खेत में गिर जाता है। बचने के लिए कोई जगह न पाकर वह डरते हुए एक फूल को पकड़ता है और मधुमक्खी की ओर बढ़ाता है। मधुमक्खी शांत हो जाती है, फूल को सूंघती है और उसका पराग चूसना शुरू कर देती है। सजन को आश्चर्य होता है कि क्या मधुमक्खी सच में मांसाहारी है, क्योंकि उसने पराग खाया है। वह समझ जाता है कि मधुमक्खी ने फूलों का परागण कर दिया है। अब मधुमक्खी खतरनाक नहीं लगती और सजन उसे फूलों के खेतों की ओर परागण के लिए निर्देशित करता है। इस तरह मधुमक्खी परागण करती है और अपना पेट भरती है, जिससे सजन का काम भी हल्का हो जाता है। सजन को खुशी होती है कि अब उसे टमाटर के फूलों का मैन्युअल परागण नहीं करना पड़ेगा। इस बीच खरगोश का झुंड वापस आता है और चुपके से सजन को देखता है। सजन उनका अभिवादन करता है और उन्हें स्वार्थी कहकर ताना मारता है कि वे उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद मधुमक्खी फूलों का परागण करके लौटती है और सजन की शर्ट पर अपना बिस्तर बनाकर सो जाती है। सजन को यह प्यारा लगता है और वह आशा करता है कि उसे मधुमक्खी का डंक न लगे। वह बिना हिले डुले बैठा रहता है जबकि मधुमक्खी उस पर सोती है। अगले दिन खेत पर पके हुए लाल चेरी टमाटर खिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि सजन ने डंजन में 120 दिन बिताए हैं और हर दिन दीवार पर निशान लगाया है। एक शांतिपूर्ण दिन खेत पर चमकता है। खरगोश पौधों की देखभाल करते हैं और बीजों को पानी देते हैं, जबकि सजन ताजा पके हुए चेरी टमाटर की फसल काटता है। बाद में मधुमक्खी सजन के कंधे पर बैठ जाती है। सजन बताता है कि यह जहरीली मधुमक्खी पिछले कुछ हफ्तों से डंजन के अंदर बाहर आ रही है। वह सुबह आती है, कड़ी मेहनत करती है और पराग चूसती है और शाम को जंगल लौट जाती है। माना कि मधुमक्खी अपने छत्ते में वापस गई होगी। हमें यह भी पता चलता है कि उसने कुछ दिन पहले अपना शहद बनाना शुरू कर दिया था, जो काफी दिलचस्प है। इसके बाद दोपहर के खाने का समय शुरू होता है और सजन खरगोशों को भोजन के लिए बुलाता है। खरगोश अपनी पकाई हुई मछली खाते हैं, जबकि सजन अपने भुने हुए हरे प्याज का आनंद लेता है, जिस पर मधुमक्खी शहद टपकाती है। इन्हें हनी ग्रीन अनियन कहा जाता है, जो मधुमक्खी द्वारा बनाए गए ताजे शहद की परत से ढके हरे प्याज होते हैं। यह स्वाद को मीठा और नमकीन बनाकर बढ़ाता है। इस अद्भुत स्वाद से सजन मंत्रमुग्ध हो जाता है और खरगोश इस स्वाद से हैरान हो जाते हैं। सजन को राहत महसूस होती है कि मधुमक्खी अब खतरनाक नहीं लगती और वह परागण और शहद प्रदान करने में काफी उपयोगी है। इससे खेत तेजी से बढ़ रहा है। सजन इस स्वादिष्ट हनी ग्रीन अनियन को खाते हुए सोचता है कि कुछ महीनों में वह शहद में भालू की तरह डूब सकता है। डंजन एडमिन छिपकर सजन पर नजर डालता है और उसे प्रोत्साहित करता है। इस बीच सजन दीवार पर निशान लगाता है और देखता है कि ब्लू मून का समय नजदीक है। वह पिछले सूर्य ग्रहण के दौरान हुई घटनाओं को याद करते हुए चिंतित हो जाता है और प्रार्थना करता है कि यह समय शांतिपूर्वक बीत जाए। जैसे ही ब्लू मून का दिन आता है, सजन स्टोरेज से लाल चेरी टमाटर निकालकर एक बुनाई वाली टोकरी में रखता है। वह सोचता है कि मधुमक्खी अभी तक दिखाई नहीं दी। वह मानता है कि शायद वह ब्लू मून के लिए तैयार हो रही होगी और खरगोशों को अपने घर लौटने का संकेत देता है। हालांकि जब सजन टमाटर की टोकरी उठाता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वह किसान खरगोशों और छोटे खरगोशों को देखता है जो डर के मारे एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे होते हैं। खरगोश जोड़ा झटपट अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है, छोटे खरगोशों को पीछे छोड़कर। जैसे ही ब्लू मून शुरू होता है, सजन इस अचानक स्थिति से उलझन में पड़ जाता है। जैसे ही ब्लू मून की रोशनी छोटे खरगोशों पर पड़ती है, वे भयानक रूप से बदलकर राक्षस बन जाते हैं। ये देखकर सजन दंग रह जाता है। अचानक एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और यह स्पष्ट होता है कि कुछ और हो रहा है। दरअसल छोटे खरगोश बड़े होकर सफेद किसान खरगोशों में बदल गए थे और यह उनके वयस्क होने की रस्म थी। अब खेत में 4 सफेद और एक काले कोट वाला बड़ा किसान खरगोश है। इस घटना से हैरान सजन रोने लगता है, लेकिन बड़े किसान खरगोश उसे शांत करते हैं। सजन उन्हें गले लगाकर अपना प्यार दिखाता है और खरगोश मुश्किल से उसके आलिंगन से बच पाते हैं। ब्लू मून समाप्त हो जाता है और किसान खरगोश अपने घरों से बाहर आकर बड़े हुए खरगोशों के साथ आग के पास बैठते हैं। सजन इस दिल को छू लेने वाले पल पर विचार करता है और सोचता है कि वह नए युवा किसान खरगोशों के लिए एक पार्टी आयोजित करेगा। इस बीच सफेद किसान खरगोशों में से एक हाथ बढ़ाकर एक वस्तु प्रकट करता है।
हर सफेद किसान खरगोश अपने अपने उपकरण प्रकट करते हैं, जैसे सफेद दरांती, सफेद गाड़ी, सफेद पानी का छिड़काव वाला कैन और सफेद फावड़ा। किसान खरगोशों के माता पिता उनका उत्साह बढ़ाते हैं और सजन समझता है कि जब खरगोश बड़े होकर सफेद किसान बनते हैं तो उन्हें अपने उपकरण मिलते हैं। काले खरगोश को कोई उपकरण न मिलता देख सजन उससे पूछता है, लेकिन तभी उसके हाथ में एक बड़ा लकड़ी का हथौड़ा प्रकट होता है। सजन समझ जाता है कि वह किसान नहीं बल्कि ब्लैक वॉरियर है। बाद में सफेद किसान खरगोश खेत में काम करना शुरू करते हैं। वे हरे प्याज काटते हैं, खेतों में पानी डालते हैं, टमाटर गाड़ी में लादते हैं और मिट्टी खोदते हैं। काले वॉरियर खरगोश को टमाटर खाते और आराम करते देख सजन पूछता है कि वह काम क्यों नहीं करता। सजन सोचता है कि वॉरियर का काम लड़ाई करना होता है, लेकिन डंजन में कोई राक्षस नहीं है। तभी काला खरगोश तालाब की ओर इशारा करता है। सजन समझता है कि वॉरियर खरगोश मछलियां पकड़ सकता है, जो उनके लिए उपयोगी होगा। इस तरह सजन की एक और जिम्मेदारी कम हो जाती है। खरगोश की ताकत परखने के लिए सजन तालाब के पास खड़ा होता है, हाथ में आग की मशाल लिए, जिससे मछलियों को आकर्षित किया जा सके। काले योद्धा खरगोश अपने हथौड़े के साथ पहरा देता है। जैसे ही मछली तालाब से बाहर छपाक मारती है, योद्धा खरगोश पूरे जोर से अपने हथौड़े से वार करता है, जिससे बेचारी मछली पिसकर मछली के रस जैसी हो जाती है। सजन योद्धा खरगोश के इस शक्तिशाली वार को देखकर हैरान रह जाता है। निराश होकर वे सब रात के खाने में पिसी हुई मछली खाते हैं। सफेद किसान खरगोश नाराज नजरों से उसे देखता है, जिससे सजन को अपराध बोध होता है। लेकिन अंकल सजन माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं और काले खरगोश को उम्मीद दिलाते हैं कि अभ्यास उसे मछली पकड़ने में बेहतर बनाएगा। कुछ समय बाद खरगोश अपने अपने कामों में निपुण हो जाते हैं, जिसमें सजन उनकी मदद करता है। डंजन में 25वां दिन आता है और बीज की दुकान 30 दिनों बाद फिर से खुलती है। उत्साहित सजन सोचता है कि इस बार उसे कौन से बीज खरीदने चाहिए, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है जब वह देखता है कि बीजों की कीमतें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। 3 बीज विकल्प उसके सामने आते हैं, लेकिन उसके पास केवल 9 डंजन सिक्के हैं, जिससे वह केवल मोम वाले मकई के बीज खरीद सकता है। उसे चिंता होती है कि भविष्य में वह कुछ भी नहीं खरीद पाएगा अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं और उसके पास डंजन सिक्के कमाने का कोई जरिया नहीं है। यह पता चलता है कि डंजन में शिकारियों या उन लोगों के पास जिन्हें डंजन में ले जाया जाता है। डंजन सिक्के कमाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है डंजन की मंजिलें साफ करके इनाम प्राप्त करना, जो बड़े इनाम देते हैं, लेकिन केवल एक बार प्रति मंजिल। दूसरा तरीका है राक्षसों को मारकर और उनकी लाशों को डंजन के पहले तल की दुकान या फेरी वालों को बेचकर इनाम कमाना। यह तरीका शिकारियों की आय का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है, क्योंकि यह बार बार बिक्री की अनुमति देता है। तीसरा और आखिरी तरीका है मिशन पूरा करके इनाम प्राप्त करना। मिशन और उनके इनाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। दुर्भाग्य से सजन किसी भी तरीके से डंजन सिक्के नहीं कमा सकता, क्योंकि उसे न तो मंजिलें साफ करने की अनुमति है और न ही डंजन छोड़ने की। उसका एकमात्र विकल्प डंजन ड्रैगन द्वारा दिए गए शोषणकारी मिशन है। वह घबराहट में एडमिन को बुलाता है और उससे मिशन पूरा करने के बदले डंजन सिक्के मांगता है। नोटिफिकेशन आता है, जिससे पता चलता है कि एडमिन को डंजन मुद्रा के बारे में पता नहीं है, लेकिन वह वादा करती है कि वह बड़े होने पर सिक्के देगी। सजन सोचता है और अनुमान लगाता है कि शायद ड्रैगन को डंजन सिक्कों के बारे में नहीं पता। वह ड्रैगन से उसकी उम्र और यह पूछता है कि उसे बड़ा होने में कितने साल लगेंगे। काला ड्रैगन एलन जवाब देता है कि यह एक रहस्य है। ड्रैगन अनुमान लगाता है कि उसकी उम्र लगभग 300 साल है, जिससे सजन घबरा जाता है। वह जोरदार विरोध करता है, क्योंकि डंजन सिक्के कमाने के लिए उसे अपनी पीढ़ियों के बच्चों और उनके बच्चों तक सिक्के पास करने होंगे, जो शायद एक सदी में फायदेमंद हो पाएगा। वह एडमिन को समझाने की कोशिश करता है कि वह गुफा में फंसे होने की वजह से संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं है। एडमिन स्क्रीन को गायब कर देता है, जिससे सजन का गुस्सा और बढ़ जाता है। आखिरकार सजन शांत होता है और सोचता है कि गुस्सा किसी भी तरह मदद नहीं करेगा। वह मकई के बीज खरीदने का फैसला करता है, क्योंकि वे भुने या ग्रिल्ड करने पर स्वादिष्ट लगते हैं और मकई के आटे से टॉर्टिला भी बन सकते हैं। सभी लाभ गिनने के बाद वह मकई के बीज खरीदता है। एक लाल थैली प्रकट होती है और उसमें से चमकते हुए मकई के बीज बाहर आते हैं, जिससे सजन और खरगोश उत्साहित हो जाते हैं। सबसे पहले वे रात का खाना खाते हैं, क्योंकि भूख जोर मार रही होती है। वे मछली पकाते हैं और पेट भरकर खाते हैं। बची हुई मछलियां सुखाकर बाद के लिए रख लेते हैं। बाद में मधुमक्खी
उसके गालों से रगड़कर उसके पास आती है। सजन मानता है कि मधुमक्खी गुफा में अधिक समय बिता रही है और अपने घर कम जा रही है। अचानक मधुमक्खी को गुफा के ऊपर कुछ अजीब महसूस होता है। जहरीली मधुमक्खी और काला योद्धा खरगोश लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और गुफा के ऊपर कूदते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि यह डंजन का राक्षस होगा, लेकिन ऊपर से एक छोटे पंजे गुफा में लटकते हुए दिखाई देते हैं। पंजा उन्हें हमला न करने की विनती करता है और कहता है कि वह उनका खाना चुराने नहीं आया है। पता चलता है कि यह एक बिल्ली है जिसने किसी तरह गुफा में रास्ता ढूंढ लिया है। खरगोश डर के मारे कांपने लगते हैं। सजन बिल्ली से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। हरी टोपी पहने और पंजे नीचे की ओर किए बिल्ली गुफा में कूदती है जैसे कोई सुपर हीरो प्रवेश करता है। बिल्ली खुद को टेओ के रूप में परिचित कराती है, जो एक फेरी वाला है। वह अपने ग्राहक सजन पार्ट का स्वागत करता है। टेओ नामक फेरी वाला बिल्ली से मिलकर सजन इस पल को अपनी सर्वाइवल डायरी में दर्ज करता है। उसे याद आता है कि उसने मीनारों पर चढ़ते समय फेरी वालों से मिलने के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी फेरी वाली बिल्ली के बारे में नहीं सुना था। बड़ी बड़ी आंखें और नर्म पंजों का विश्लेषण करते हुए जिनसे खेलना कोई भी नहीं छोड़ सकता, सजन उस प्यारी बिल्ली से प्रभावित हो जाता है। पता चलता है कि सजन एक कैट पर्सन है, लेकिन बिल्ली के सामने कूल बनने की कोशिश में वह अपनी भावनाओं को छुपाते हुए टेओ से पूछता है कि वह क्या चाहता है। टेओ जवाब देता है कि उसने सुना है कि सजन बीच की दुकान का नया सदस्य बन गया है। बिल्ली झुककर उससे एक समझौते का प्रस्ताव करती है। वह अपने बैग से कुछ सामान निकालता है, लेकिन तभी उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगता है। टेओ अपने ग्राहक के सामने अपनी गैर पेशेवर हरकत के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर सजन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वह बिल्ली को कुछ ग्रिल्ड मछली देने की पेशकश करता है। ताजा ग्रिल्ड मछली को देखकर टेओ की आंखें पहले से भी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसने पहले कभी मछली नहीं देखी और वह इस स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने के लिए बेताब हो जाता है। मछली को देखकर ललचाते हुए टेओ इसे खाने से मना कर देता है और कहता है कि वह अपने ग्राहक का खाना नहीं ले सकता। लेकिन सजन के दिमाग में कुछ और होता है। वह पीछे हटने के बजाय बिल्ली को मछली लेने के लिए प्रेरित करता है। वह मछली को उसके चेहरे के पास ले जाकर उसे लुभाता है और बताता है कि यह कितनी शानदार और परफेक्शन के साथ पकाई गई है। टेओ मछली को लालसा भरी निगाहों से देखता है। अपनी भूख को रोकने में असमर्थ वह मछली को पकड़ लेता है और खाने लगता है। सजन टेओ की भूख को समझते हुए उसके लिए और मछलियां ग्रिल करता है। टेओ 5 ग्रिल्ड मछलियां खा लेता है और जमीन पर लेट जाता है, अपना पेट पूरी तरह से भरकर। वह स्वादिष्ट भोजन के लिए बहुत आभारी है और सजन की मेहमाननवाजी की सराहना करता है। लेकिन सजन के पास एक योजना होती है। वह टेओ से 5 डजन सिक्के मांगता है। टेओ भ्रमित हो जाता है, लेकिन सजन स्पष्ट करता है कि उसे उसके द्वारा खाए गए खाने की कीमत चुकानी होगी। टेओ सोचता था कि खाना मुफ्त है, लेकिन सजन उसे याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। सजन टेओ को अपनी योजना में फंसा देता है और पूछता है कि क्या वह अपने ग्राहक का खाना खाकर बिना कुछ दिए चला जाएगा। पीछे योद्धा खरगोश हथौड़ा पकड़े खड़ा होता है, जिससे बेचारे टेओ को डर लगता है। मजबूर होकर टेओ मांगी गई रकम चुका देता है। सजन बेहद उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसने डजन सिक्के कमा लिए। ऐसा लगता है कि मुख्य पात्र ने फेरी वाले बिल्ली टेओ को चालाकी से ठग लिया। टेओ अपने फैसले पर पछताता है और सोचता है कि वह अपने ग्राहक से पैसे कमाने आया था, लेकिन उल्टा उसे ही अपने पैसे गंवाने पड़े। दृढ़ संकल्प के साथ टेओ तय करता है कि वह दोबारा किसी के बहकावे में नहीं आएगा। वह सजन को कुछ सामान बेचने की कोशिश करता है और अपने बैग से नए सामान निकालता है। इनमें से एक कंटेनर, एक मिनी फैन और एक पोर्टेबल हैंड वार्मर होता है, जिनकी कीमत 5 डजन सिक्के प्रति वस्तु है। सजन इन वस्तुओं को देखकर सोचता है कि ये बाहरी दुनिया की सामान्य वस्तुओं की तरह है, लेकिन टेओ उनकी जादुई विशेषताओं के बारे में बताता है, जैसे कि कंटेनर तापमान बनाए रख सकता है। सजन इन वस्तुओं को कचरा कह देता है। टेओ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी मूल्यवान वस्तुओं को कचरा कहा गया। सजन खुलासा करता है कि वह बाहरी दुनिया से आया है और यह मानता है कि ये जादुई वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि साधारण वास्तविक दुनिया के गैजेट्स हैं। वह उनके पीछे के विज्ञान की व्याख्या करता है। टेओ इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता और बताता है कि उसे एक गोबलिन, जिसका नाम स्कैम है, ने ये वस्तुएं जादुई बताकर बेची। टेओ की कहानी सुनकर सजन उसे अपने दुख बांटने को कहता है। टेओ ने अपनी दुखभरी कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें वह खुलासा करता है कि वह डंगियन की 75वीं मंजिल से है, जो एक न्यूट्रल जोन है। वह अपने गांव ग्रेनियर की सबसे सुंदर कैटवुमन मैरिल से प्यार कर बैठता है। हिम्मत जुटाकर वह अंततः अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करता है
और मैरिल को मछलियों से भरे गुलदस्ते के साथ प्रपोज करता है। मैरिल, जो एक सुंदर ग्रे बिल्ली है, नीले रंग की खूबसूरत पोशाक में आती है। जैसे ही वह मछलियों की अप्रिय गंध महसूस करती है, वह अपने नुकीले पंजों से गुलदस्ते को झटक देती है और छोटी मछलियां जमीन पर बिखर जाती है, जिससे तेओ का तोहफा बर्बाद हो जाता है। वह अपना हाथ झटकते हुए कहती है कि इन मछलियों से सस्ती मछलियों जैसी गंध आ रही है। तेओ इस अपमानजनक हरकत से आहत हो जाता है और कहता है कि उसने इन मछलियों को खोजने में कई घंटे लगाए हैं। तभी एक काली बिल्ली वहां आती है। इस काली बिल्ली की भव्य एंट्री होती है, जो यह कहता है कि मैरिल को ये सस्ती मछलियां पसंद नहीं आएंगी। यह बिल्ली कोई और नहीं बल्कि ओरिन है, जो गांव के सबसे अमीर परिवार का बेटा है। ओरिन एक बड़ी सैल्मन मछली लेकर आता है और अपने महंगे तोहफे से टेओ के तोहफे को खारिज करता है। वह कहता है कि एक असली मर्द ऐसा महंगा तोहफा देता है। मैरिल, जो लालची बिल्ली है, सैल्मन की कीमत से प्रभावित हो जाती है और पूरी तरह से उससे प्यार करने लगती है। अपने आत्मसम्मान को कुचला हुआ पाकर टेओ चिल्लाता है कि मैरिल को फैटी फिश पसंद नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इस सबसे शर्मनाक तरीके से ठुकराए जाने के बाद टेओ बेहद निराश महसूस करता है। उधर ओरिन और मैरिल सैल्मन स्टेक का आनंद लेने के लिए ओरिन के घर चले जाते हैं। मैरिल, सबसे अमीर बिल्ली के साथ खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाती हुई चली जाती है और दयालु टेओ को सबसे अपमानजनक तरीके से ठुकरा देती है। शायद टेओ ने एक लालची बिल्ली से बचकर अच्छा ही किया, क्योंकि वह इससे कहीं बेहतर के हकदार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेओ उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करता है और मैरिल का हाथ पकड़कर उसे जाने से मना कर देता है। वह नाटकीय रूप से उसे उन यादों की याद दिलाता है जो उन्होंने साथ बिताई थीं, और पूछता है कि क्या वे यादें उसके लिए कुछ भी मायने नहीं। टेओ का यह ड्रामा बिल्कुल किसी मेलोड्रामा से निकला हुआ लगता है, लेकिन वास्तविकता में लौटते हुए मैरिल झटके से उसका हाथ छुड़ा लेती है और खुलासा करती है कि उसने बस कुछ बार मुस्कान दी थी, क्योंकि टेओ उसे हर जगह फॉलो करता था। वह टेओ का और भी अपमान करते हुए कहती है कि उसे गरीब बिल्लियां पसंद नहीं है, जो सस्ती मछलियों की बदबू देती है। यह सुनकर बेचारा टेओ फूट फूट कर रोने लगता है। शायद टेओ बहुत अधिक भ्रम में था, सिर्फ इसलिए कि एक सुंदर महिला ने उसे मुस्कान दी। अगला दृश्य हमें वर्तमान में ले जाता है, जहां टेओ अपनी दुख भरी कहानी खत्म करता है। वह बताता है कि मैरिल को खोने के बाद, जिसने उसे एक अमीर बिल्ली के लिए छोड़ दिया, उसने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया। उसने बदला लेने और अमीर बनने के लिए फेरी वाला बनने का निर्णय लिया। अपनी कहानी सुनाने के बाद सजन और खरगोशों की टीम चुप हो जाती है। टेओ यह भी बताता है कि उसने फेरी वाले के कागजात लेने के लिए अपने जीवन भर की 50 डंगियन सिक्कों की बचत लगा दी। उसके पास बचे 5 सिक्कों से उसने गोबलिन द्वारा बेचे गए सामान खरीदे, जो पूरी तरह से बेकार निकले। सजन को लगता है कि टेओ अब तक की सबसे भोली बिल्ली है, जिसे हर किसी ने ठग लिया है। लेकिन इस दुख भरी कहानी के बीच सजन के दिमाग में एक योजना आती है। वह टेओ को हिम्मत दिलाने के लिए उसे एक ग्रेड मछली ऑफर करता है। घबराए हुए टेओ ने पूछा कि क्या उसे इस खाने के पैसे चुकाने होंगे, लेकिन इस बार सजन उसे भरोसा दिलाते हैं कि यह खाना मुफ्त है, और पहले वाले भी। यह सुनकर टेओ राहत की सांस लेता है और उसकी आंखों में प्यार झलकने लगता है। हालांकि सजन बदले में एक एहसान मांगते हैं, जो है उनके साथ काम करना। टेओ ध्यान से उनकी बात सुनता है। ऐसा लगता है कि सजन ने खुद के लिए एक नौकर और साथी ढूंढ लिया है, जिसे वह अपने सर्वाइवल डायरी में दर्ज कर लेते हैं। कंफ्यूज टेओ उनसे पूछता है कि क्या वह किसी नाकाम नौसिखिए फेरी वाले के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन सजन, जो यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते, टेओ को मनाते हैं कि वह इस डील पर साइन करें और उनके सामान को बेचने में मदद करें। सजन टेओ को बिजनेस सेवी कहकर खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेओ को उनकी बातों से कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिलता और वह खुद को एक नाकाम बिल्ली मानता है। सजन उसे सांत्वना देते हुए यह विश्वास दिलाते हैं कि गलतियां करना ठीक है, और यही गलतियां उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाने का कारण बनी हैं। वह टेओ को प्रेरित करते हुए उसे बिजनेस जीनियस कहते हैं। सजन लगभग टेओ को अपने पार्टनर बनने के लिए मना ही लेते हैं, लेकिन टेओ अभी भी दुविधा में है। इसके बाद सजन खरगोशों को बुलाते हैं, जो डेक चेयर और हरे प्याज के पत्तों से बना एक छत्र लगाते हैं, जिससे वह जगह पानी के बिना समुद्र तट जैसी दिखने लगती है। सफेद खरगोश खुद को फूलों से सजाते हैं। सजन, जो डेक चेयर पर आराम कर रहे हैं, बिल्लियों द्वारा परोसा गया पेय पीते हैं, जबकि खरगोश उनके लिए हरे प्याज के पत्तों से हवा करते हैं। दूसरी ओर टेओ पूरी तरह से उलझन में बैठा रहता है। इसके बाद सजन टेओ से बात करते हैं और खुलासा करते हैं कि वे उन सामानों को बेचने के लिए लोगों को धोखा नहीं दे सकते, जो उसने स्कैरम से खरीदे हैं। मानते हुए कि उनके पास नए ग्राहक खोजने के लिए पैसे नहीं है, टेओ सहमति में सिर हिलाता है,
क्योंकि अब वह पूरी तरह से कंगाल है। सजन, जो अब असली नायक की तरह सोच रहे हैं, एक डील का प्रस्ताव रखते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। वह अपने सरल बिजनेस आइडिया को समझाते हैं और कहते हैं कि टियो को उनके सामान बेचने होंगे और बिक्री से हुए मुनाफे का एक हिस्सा कमीशन के अनुरूप में मिलेगा। टियो अभी कमीशन के बारे में और पूछ ही रहा था कि सजन उसे बीच में ही रोक देते हैं और बताते हैं कि टियो को सामान सजन द्वारा तय कीमतों पर या उससे ऊपर बेचना होगा। वह यह भी कहते हैं कि अगर टियो और ऊंची कीमतों पर बेचने में सक्षम है तो यह उसका फायदा होगा। टेओ को बिक्री मूल्य का 3 से 5% कमीशन मिलेगा, जो टेओ को काफी कम लगता है और वह निराश हो जाता है। सजन उसे मनाने की कोशिश करते हैं और इतने में बड़े खरगोश टेओ के लिए ग्रिल्ड फिश लेकर आते हैं। टेओ यह सुनकर निराश हो जाता है कि उसका कमीशन इतना कम है। गुस्से में वह अपना पेय पीता है और सोचता है कि वह मूर्ख नहीं है और दोबारा उनके जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन डील यहीं खत्म नहीं होती। सजन खरगोशों को आदेश देते हैं कि वे स्वादिष्ट ग्रिल्ड फिश लेकर आएं और उत्साहपूर्वक कहते हैं कि टियो को हर हफ्ते 10 ग्रिल्ड फिश या उनके बराबर के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर टियो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा आकर्षक ऑफर है जिसे कोई बिल्ली मना नहीं कर सकती। टियो ग्रिल्ड फिश की झलक देखकर पूरी तरह से सजन के जाल में फंस जाता है। जब सजन टियो से डील का जवाब मांगते हैं तो टियो को अपने भयानक अतीत की यादें सताने लगती है। लालची मैरिल, दुष्ट ओरिन और धोखेबाज गोबलिन स्कैरम की यादें उसे विचलित कर देती हैं। लेकिन इस बार टेओ ठान लेता है कि वह फिर से किसी का मोहरा नहीं बनेगा। हालांकि जब वह इस आकर्षक प्रस्ताव को देखता है जो उसकी पसंदीदा चीज है, तो वह इसे स्वीकार करने के बारे में सोचने लगता है। टेओ सजन की डील को एक शर्त पर स्वीकार करने की मांग करता है और वह है 20 ग्रिल्ड फिश। सजन, जो चालाकी से अपनी योजना को सफल बनाना चाहता है, शैतानी मुस्कान के साथ 5 और मछलियां जोड़ता है, जिससे यह संख्या 25 हो जाती है। टेओ, जो ग्रिल्ड फिश को देखकर खुश हो जाता है, अंततः डील पर सहमति जताता है। सजन इस डील को औपचारिक बनाने के लिए एक कागज और पंख वाला पेन मंगाते हैं। दोनों पक्ष अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। हालांकि जैसे ही टेओ हस्ताक्षर करता है, उसे तुरंत पछतावा होता है, क्योंकि उसका ध्यान ग्रिल्ड फिश की ओर था और उसने बिना सोचे समझे अनुबंध पर साइन कर दिया। कागजी अनुबंध हवा में तैरता है और डंगियन एडमिन द्वारा एक आधिकारिक स्थायी समझौते में बदल जाता है, जिसमें सजन द्वारा लिखे गए उचित उद्देश्य और शर्तें अधिसूचना विंडो पर प्रदर्शित होती हैं। हमारा चतुर पात्र बताता है कि डंगियन में अनुबंध महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता, और इसीलिए उन्हें मिटाना या संपादित करना कठिन होता है। सजन अपने पहले अनुबंध का टेओ के साथ जश्न मनाते हैं, जबकि टेओ अब भी अपने निर्णय पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अनुबंध को पढ़ते हुए टेओ क्लॉज 4 के बारे में सवाल उठाता है और पूछता है कि एमएश का क्या मतलब है। वह अनुमान लगाता है कि शायद यह सजन की भाषा शैली, ग्रेनियर डायलेक्ट, को दर्शाता है। टेओ अपनी पूंछ हिलाते हुए खुद को लेकर थोड़ा सचेत रहता है। सजन उसे बताते हैं कि समय आने पर वह इसका अर्थ समझ जाएगा, अच्छे साझेदारी की उम्मीद में, लेकिन यह नहीं जानते हुए कि यह अनुबंध तब तक चलेगा। टेओ सजन को पहले क्लॉज की याद दिलाता है, जिसमें लिखा है कि अनुबंध तब समाप्त हो जाएगा जब टेओ किसी वस्तु को बेचने में विफल रहेगा। सजन, जो टेओ पर विश्वास करते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे सैवी कैट कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। टेओ को यह स्मार्ट सीईओ वाला खिताब पसंद आता है और वह उत्साहित हो जाता है। इसके बाद टेओ उनसे उन वस्तुओं के बारे में पूछता है जिन्हें वह बेचना चाहता है। सजन मुस्कुराते हुए खुलासा करते हैं कि वह मैजिक चेरी टमाटर बेचेगा। टेओ यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है कि उसे फल बेचना होगा। सजन उसे खेत में ले जाकर मैजिक चेरी टमाटरों को दिखाते हैं। टेओ टमाटरों को सूंघता है और सजन बताते हैं कि यह एक आइटम है जो 10 मिनट के लिए मैजिक पॉइंट को 1 तक बढ़ा देता है। बिक्री मूल्य जानने के लिए टेओ अनुमान लगाता है कि शायद वह इसे नए जागरूक हुए शिकारियों को 1 डंगियन कॉइन में बेच सकता है, लेकिन सजन, जो चालाकी में पीछे नहीं है, टेओ से इसे 5 डंगियन कॉइन में बेचने के लिए कहते हैं। यह सुनकर टेओ घबराता है और स्पष्ट करता है कि कोई भी इतनी कीमत पर यह वस्तु नहीं खरीदेगा। टेओ सोचता है कि यदि वह वस्तुओं को बेचने में विफल रहता है तो वह अनुबंध को समाप्त कर देगा और 25 ग्रिल्ड फिश अपने हिस्से में ले लेगा। यह सोचकर टेओ वस्तुओं को बेचने के लिए सहमत हो जाता है। बन्नी 1, मैजिक चेरी टमाटर और 25 ग्रिल्ड फिश, जो टेओ के साप्ताहिक वेतन का हिस्सा हैं, लेकर आते हैं। टेओ, जो सोचता है कि वह इतने सारे आइटम कैसे ले जाएगा, अपना जादुई रक्सैक निकालता है। यह रक्सैक सामान को लंबे समय तक उसकी मूल स्थिति में रखने के लिए संरक्षित, विस्तारित और हल्का करता है। टेओ प्रभावित होकर रक्सैक को सामान पर फेंकता है
और जादुई कपड़ा सभी चेरी टमाटर और ग्रिल्ड फिश को एक झटके में बैकपैक में बदल देता है। सजन और बन्नी टेओ को शुभकामनाएं देते हैं और टेओ गुफा से कूदकर बाहर निकल जाता है। अगले दृश्य में कहानी कुछ दिनों बाद 39वें डंगियन फ्लोर पर जाती है, जहां शिकारी एक बड़े मकड़ी के राक्षस से लड़ रहे हैं। एक शिकारी संघर्ष करता दिखता है, जबकि अन्य मकड़ी पर आग के गोले फेंकते हैं। तभी एक शक्तिशाली शिकारी जो नीली जादुई तलवार चलाता है, मकड़ी का सिर काट देता है। यह शिकारी फीनिक्स गिल्ड का नेता डोंग शिक है। डोंग शिक, जो अपनी तलवारबाजी में माहिर है, बाकी सदस्यों को अपने सहयोगियों की मदद करने का आदेश देता है। अचानक वह अपनी पीठ के पीछे से आती आवाज सुनता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। यह टेओ होता है, जो खुद को एक व्यापारी बिल्ली के रूप में परिचित कराता है। टेओ शिकारी समूह को अपने आइटम दिखाने के लिए कहता है। गिल्ड के सदस्य तुरंत समझ जाते हैं कि वह एक व्यापारी बिल्ली है। टेओ सजन की दी हुई सलाह का पालन करते हुए अपनी भाषा शैली का उपयोग करता है, जिससे वह सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह जादुई चेरी टमाटरों को बाहर निकालता है। गिल्ड के सदस्य आइटम को ध्यान से देखते हैं। डोंगशिक, जो उलझन में है, टेओ से पूछता है कि वह फल बेचने के लिए यहाँ क्यों आया है, और कहता है कि यदि वह रोटी या मांस लेकर आता तो यह बेहतर होता। टेओ फिर मूर्ख मनुष्यों को बुलाता है और स्वीकार करता है कि यह कोई साधारण टमाटर नहीं है। वह ध्यान आकर्षित करता है इन जादुई चेरी टमाटरों की खासियत बताकर। लोग समझते हैं कि ये जादुई वस्तुएं हैं, क्योंकि उनकी विशेषताएं और लाभ स्टेटस विंडो पर दिखाए जाते हैं। टमाटरों की जादुई ऊर्जा देखकर गिल्ड के सदस्य छोटे जादुई प्रभाव का विरोध करते हैं और 5 डंगियन कॉइन के दाम पर चौंक जाते हैं। जादुई चेरी टमाटरों की कीमत सुनकर शिकारी कहते हैं कि वे अपने पैसे उपकरणों पर खर्च करना पसंद करेंगे, बजाय इन साधारण टमाटरों के। जब लोग टेओ के जादुई वस्तुओं में रुचि खोने लगते हैं, गिल्ड की एक महिला सदस्य वस्तु का पूरा विवरण पढ़ती है और चकित हो जाती है, ये जानकर कि ये जादुई टमाटर 10 ग्राम शरीर की चर्बी को घटा सकते हैं। ये जानकारी फिटनेस उत्साही लोगों की रुचि बढ़ा देती है। ये जानने के बाद कि 10 टमाटरों को एक साथ लगाने पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, शिकारी पागल हो जाते हैं। टेओ के वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ जाती है और गिल्ड के सदस्यों में चेरी टमाटरों के लिए होड़ शुरू हो जाती है। एक शिकारी सैकड़ों टमाटरों की मांग करता है और खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। आखिरकार टेओ अपने सभी जादुई टमाटर बेच देता है। दृश्य गुफा में बदलता है, जहां सजन चेरी टमाटरों की कटाई कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि टेओ ने शायद अब तक शिकारियों से मुलाकात कर ली होगी। सजन एक ताजा चेरी टमाटर तोड़ते हैं और बताते हैं कि लोग सोच सकते हैं कि ये केवल जादू को बढ़ाते हैं, लेकिन ये एक अनोखी वजन घटाने वाली वस्तु भी है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के 10 ग्राम चर्बी तुरंत कम करती है। सजन यह अनुमान लगाते हैं कि ये टमाटर लोगों के बीच हिट होंगे, क्योंकि मनुष्यों में वजन घटाने का जुनून होता है। बाद में पता चलता है कि टेओ ने अपनी पहली मिशन में 50 डंगियन कॉइन कमा लिए। गुफा में सजन देखते हैं कि गाजर के बीज 70% तक अंकुरित हो चुके हैं। पता चलता है कि एक में से 700 गाजर के बीज अंकुरित हो गए हैं। 200 जादुई चेरी टमाटरों में से 732 अंकुरित हो चुके हैं, और मक्के और शकरकंद के बीजों की अंकुरण दर भी 60-70% के बीच है। सजन अनुमान लगाते हैं कि बीजों के धीमे अंकुरण का कारण या तो खेती का निम्न स्तर हो सकता है या गुफा की कम उपजाऊ मिट्टी। वे फूलों की उत्पादकता बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। तभी वे तालाब से आवाज सुनते हैं। काले योद्धा बन्नी को देखते हैं, जो अपनी अद्भुत शिकार कौशल दिखाते हुए अपने हथौड़े से कई मछलियों को एक साथ मारता है। सजन बन्नी के कौशल से प्रभावित होते हैं और उसे अनुभवी शिकारी कहते हैं। थोड़ी देर बाद काला बन्नी चमकने लगता है, क्योंकि वह लेवल अप कर लेता है। सजन उसे बधाई देते हुए कहते हैं कि उन्होंने पहले सफेद किसान बन्नियों को खेती करते देखा था, लेकिन काले बन्नी को नहीं। योद्धा बन्नी, जो अब बड़ा शिकारी बन चुका है, अपने मसल्स दिखाते हुए गर्व महसूस करता है। सफेद किसान बन्नी उसकी प्रशंसा करते हुए तालियां बजाते हैं। इसके तुरंत बाद सजन अपने बैग से कुछ निकालते हैं। यह टेओ द्वारा लाई गई वस्तुओं में से एक लगता है। सजन कॉफी ब्रेक लेते हैं और फ्लास्क खोलते हैं। कॉफी के पैकेट देखकर वे खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर टेओ ने उन्हें यह कॉफी कंटेनर बेचा होता तो वे सारा पैसा इस पर खर्च कर देते। फिर भी वे टेओ का धन्यवाद करते हैं कि उसने कंटेनर पीछे छोड़ दिया। गुफा में जहां चाय कॉफी बनाने की सुविधा नहीं है, वे तुरंत कॉफी बनाते हैं और इस छोटी से विलासिता का आनंद लेते हैं। जहरीली मधुमक्खी शहद की एक बूंद कॉफी की बोतल में डालती है ताकि मिठास का स्पर्श दिया जा सके। सजन उसकी सराहना करते हैं। इस कॉफी ड्रिंक को हनी मारानो कहा जाता है, जो ग्राउंड कॉफी
ठंडे गुफा के पानी और जहरीली मधुमक्खी के गाढ़े शहद की एक बूंद से बनाई जाती है, जिससे कड़वाहट और मिठास के बीच सही संतुलन बनता है। जैसे ही सजन हनी मारानो का घूंट लेते हैं, वे इसके स्वाद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह कॉफी थकावट और भोजन के बाद की सुस्ती से निपटने के लिए पर्याप्त है। जब सजन इस ठंडी कॉफी के अद्भुत स्वाद में खो जाते हैं, तो वे बन्नियों को इसे चखने के लिए कहते हैं। काला बन्नी आगे बढ़कर कॉफी का घूंट लेता है, लेकिन तुरंत ही उसे थूक देता है, क्योंकि उसे इसका स्वाद खराब लगता है। इस बीच जहरीली मधुमक्खी अपने छत्ते के साथ गुफा में आती है। सजन यह देखकर खुश हो जाते हैं कि मधुमक्खी ने अपना छत्ता गुफा में स्थानांतरित कर लिया है। वे कहते हैं कि उन्हें तब दुहक होता था जब मधुमक्खी शाम को घर लौट जाती थी। वे छत्ते का परिवार में स्वागत करते हैं और इसे मनाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में बाधा आ जाती है, क्योंकि एक नया क्वेस्ट आता है। क्वेस्ट में 10 ताजे चेरी टमाटरों को एडमिन को सौंपने की शर्त है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो एडमिन के भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सजन, जो पहले खतरों के डर से क्वेस्ट टाल रहे थे, सोचते हैं कि शायद डंगियन ड्रैगन ने टेओ के साथ उनकी डील देखकर कुछ समझ लिया है। वे महसूस करते हैं कि टावर मैनेजर अब बड़े प्रस्तावों की मांग नहीं कर रहा है और उन्हें मारने की धमकी भी नहीं दे रहा है। सजन क्वेस्ट को पूरा करते हैं और एडमिन उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद करती है। एडमिन की यह नई सहानुभूति देखकर सजन को वह प्यारी लगती है, लेकिन जैसे ही वे यह बात कहते हैं, उन्हें तुरंत पछतावा होता है और वे शर्म से दीवार पर हाथ मारते हैं। अगला दृश्य हमें पेडलर गिल्ड में ले जाता है, जहां बार में गोब्लिन स्कैम अपने साथियों के साथ बियर पी रहा होता है। स्कैम टेओ को खोजने की कोशिश कर रहा होता है। गोब्लिन समझ जाते हैं कि स्कैम उस टेओ की बात कर रहा है जिसने कचरा वस्तुएं खरीदी थीं। वे उसकी चालाकी की प्रशंसा करते हैं कि उसने बेकार वस्तुओं को बेच दिया। वे स्कैम से पूछते हैं कि वह टेओ को क्यों ढूंढ रहा है। स्कैम जवाब देता है कि टेओ के पास पैसे खत्म हो गए होंगे और वह पेडलर गिल्ड लौट आया होगा। लेकिन गोब्लिन्स को लगता है कि स्कैम टेओ के बारे में चिंतित है। हालांकि स्कैम, जो दयालु बिल्कुल नहीं है, एक बार फिर टेओ को धोखा देने की योजना बनाता है। स्कैम सोचता है कि वह टेओ को अधिक कर्ज और अवसर देकर उसका जीवन भर गुलाम बना सकता है। अन्य गोब्लिन उसकी योजना को प्रतिभाशाली कहते हैं। योजना को अंजाम देने के लिए स्कैम टेओ को ढूंढने का आदेश देता है। स्कैम अपनी बिक्री रैंकिंग देखता है और खुद को 999वें स्थान पर पाता है, लेकिन जब वह देखता है कि टेओ 982वें स्थान पर है और उसने 50 डंगियन कॉइन कमाए हैं, तो वह गुस्से और ईर्ष्या से भर जाता है। गोब्लिन्स को यह पता चलता है कि जिस टेओ को स्कैम बर्बाद करना चाहता था, उसने उससे अधिक बिक्री की है। उसी समय सजन और बन्नी खेत में काम कर रहे होते हैं। टेओ सफल मिशन के बाद वापस आता है। सजन गुस्से में टेओ से पूछते हैं कि वह कहाँ था। टेओ माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार वह बिक्री खत्म होते ही वापस आ जाएगा, बिना अन्य मंजिलों पर भटके। हमारा लड़का सजन टेओ से बेहद उत्सुकता से पूछता है कि क्या वह छुट्टी पर है। इस पर टेओ स्वीकार करता है कि उसने जादुई वस्तुएं बेचे, अभी केवल 4 दिन हुए हैं। सजन उसे देखता है और कहता है कि 30वें स्तर तक पहुंचने में 10 दिन लगते हैं, तो उसने बिक्री करने के बाद 4 दिन की छुट्टी क्यों ली। हालांकि अपने मन में सजन यह देखकर हैरान होता है कि टेओ को 14 दिन लगे। वह सोचता है कि उसने नीचे पहुंचते ही अपनी सारी चीजें बेच दी होंगी। सजन टेओ के कंधे पर थपथपाते हुए उससे विस्तार से सब कुछ बताने को कहता है, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए। जब टेओ अपनी यात्रा और जादुई चेरी टमाटरों की बिक्री के बारे में बताता है, तो सजन को यह जानकर मजा आता है कि शिकारियों को कुछ शब्दों में ही मना लिया गया था। इसके बाद टेओ अपने साथी को डंगियन कॉइन से भरा बैग सौंपता है। कॉइन्स को देखते हुए सजन अपने इंटर्न टेओ को धन्यवाद देता है और उसका कमीशन देता है, जो केवल 2 डंगियन कॉइन होता है। सजन खुद को एक चालाक सीईओ मानते हुए सोचता है कि उसने टेओ की पदावनती कर दी है और बुदबुदाता है कि वह एक लापरवाह सीईओ है जिसने लगातार 4 दिन की छुट्टी ली। लेकिन वह यह भी योजना बनाता है कि यदि टेओ मेहनत करता है तो उसे फिर से सीईओ बनाएगा और उसका कमीशन 5% तक बढ़ा देगा। यह सुनकर टेओ खुश हो जाता है और मेहनत से काम करने का वादा करता है। बातचीत के दौरान सजन को यह महसूस होता है कि टेओ अपने ग्रेनर बोली में बात कर रहा है। इस पर टेओ बताता है कि उसने यह बोली इसलिए अपनाई है क्योंकि इंसानों को यह पसंद आती है और यह उनका ध्यान आकर्षित करने में मदद करती है। इसके बाद अरेला उत्साहित होकर कहता है कि अब उसका नाम गुफा में लोगों के बीच जाना जाएगा। यह सुनकर टेओ चौंक जाता है और पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। सजन बताता है कि फीचर विंडो में उस व्यक्ति का नाम दिखाया जाता है जिसने टमाटरों को उगाया है, जिससे लोग उसे जान पाएंगे। इस नई जानकारी को जानकर टेओ चिंतित हो जाता है और घबरा जाता है। उसे डर होता है कि उसके नाम के गुफा में फैलने से वह किसी मुसीबत में पड़ सकता है।
खुलासा होता है कि नए पेडलर्स के पास एक विशेष फीचर होता है जो ग्राहकों से सप्लायर का नाम छिपाने की अनुमति देता है ताकि व्यापार न खो जाए। जैसे ही ये जानकारी मिलती है, तेओ तय करता है कि वह इस सच्चाई को सजन से छिपाएगा। वह सोचता है कि यदि सजन को यह कड़वा सच पता चल गया तो वह नाराज हो जाएगा और उसे फिर से इंटर्न बना देगा, या सबसे बुरी स्थिति में उसे नौकरी से निकाल सकता है। सच्चाई छिपाने के लिए संघर्ष करते हुए चिंतित तेओ और अधिक चेरी टमाटर की मांग करता है और अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो जाता है। हालांकि सजन उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह देता है ताकि वह हफ्ते के वेतन का भुगतान कर सके। लेकिन तेओ जल्दी से व्हीलबारो से चेरी टमाटर उठाता है और उन्हें अपने रक्सैक में डाल देता है। तेओ यह सोचता है कि ग्रोअर के नाम को छिपाने वाले विकल्प को कैसे हटाया जाए। उसे एहसास होता है कि इसके लिए केवल एक ही तरीका है, वह है 1000 डंगियन कॉइन तक पहुंचकर इंटरमीडिएट पेडलर लेवल तक अपग्रेड करना। सजन उसके कठिन परिश्रम की सराहना करता है, जबकि काला बन्नी उसे शक की नजर से देखता है। तेओ गुफा से वस्तुएं बेचने के लिए निकलता है। बाद में फीनिक्स गिल्ड का नेता डोंगिक अपने सदस्यों के साथ बातचीत कर रहा होता है। तभी डोमशिक को अपने स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है जो उसकी बेटी ने भेजा है। उसकी बेटी उसे प्यार भरे शब्दों में बताती है कि उसके दोस्तों को वजन घटाने वाले चेरी टमाटरों से जलन हो रही है और वह उससे और टमाटर लाने का अनुरोध करती है। अपनी बेटी के इन शब्दों को पढ़ते हुए डोमशिक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सदस्य उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। वह अपनी कॉफी पीते हुए स्वीकार करता है कि उसकी बेटी, जो हमेशा वजन को लेकर तनाव में रहती थी, ने पहली बार उसे प्यार कहा है। डोंगिक आगे बताता है कि उसने केवल 20 जादुई टमाटर खरीदे थे ताकि अन्य सदस्य भी ले सकें। वह पछताता है कि अगर उसे पता होता कि उसकी बेटी को यह टमाटर इतने पसंद हैं, तो वह और अधिक खरीद लेता। एक सदस्य उससे पूछता है कि क्या उसने ये टमाटर किसी पेडलर से खरीदे थे। इस पर दूसरा सदस्य बताता है कि यह कितना दुखद है कि लड़कियां और महिलाएं वजन घटाने के लिए इतनी जुनूनी हो जाती है। यह सुनकर एक और सदस्य एक जीते जागते प्रमाण के रूप में बताता है कि उसकी क्रश उसकी गर्लफ्रेंड बन गई जब उसने उसे वे जादुई टमाटर गिफ्ट किए। अपने गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर को सबके सामने दिखाते हुए एक सदस्य बाकी लोगों को बताता है कि उसके पास अब भी कुछ जादुई टमाटर बचे हुए हैं। यह सुनकर बाकी सदस्य चौंक जाते हैं और उससे टमाटरों को बेचने के लिए कहते हैं। एक अन्य सदस्य जिद करता है कि वह उन जादुई वस्तुओं को खरीदेगा और इसके लिए अधिक पैसे देगा। सभी लोग जादुई टमाटरों के लिए पागल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पुरुषों ने गर्लफ्रेंड पाने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया है। इसके बाद डोंगिक घोषणा करता है कि सभी गिल्ड के सदस्यों को बुलाया जाए क्योंकि उन्हें डंगियन के 38वें स्तर पर जाना है। लेकिन सदस्य इसका विरोध करते हुए याद दिलाते हैं कि लीडर ने उन्हें कुछ दिन पहले ही बुलाया था। इसी बीच गिल्ड की सदस्य जेसिका 2 और लड़कियों के साथ सीन में पहुंचती है। वे सभी अपने टाइट फिट कपड़ों में इस बात को छिपाने की कोशिश करती हैं कि वे जादुई टमाटरों की खरीदारी के लिए आई है। जेसिका डोमशीक के साथ तथाकथित डंगियन एक्सप्लोरेशन के लिए सहमत हो जाती है। जैसे ही डोमशीक और लड़कियां अपने रास्ते पर आगे बढ़ती हैं, डोमशीक यह सुनिश्चित करने का सोचता है कि वह जादुई टमाटर खरीदकर अपनी बेटी का हीरो बन जाएगा। अगला दृश्य हमें डंगियन में ले जाता है जहां तेओ 1000 डंगियन कॉइन्स कमाने के विचार से परेशान है, जो उसे दूर की कौड़ी लगता है। वह सोचता है कि वह एक बार में 1500 टमाटर रख सकता है और अगर वह 10 बार यात्रा करता है तो वह इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। लेकिन वह पैसे कमाने के बारे में सोचना छोड़ देता है और उस जगह को देखने लगता है जहां उसने पिछली बार अपनी वस्तुएं बेची थीं। अचानक शिकारी तेओ को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। तेओ उनसे पूछता है कि क्या वे उसका इंतजार कर रहे थे। गिल्ड के सदस्य बताते हैं कि वे पिछले 3 दिनों से उसका इंतजार कर रहे हैं। वे जादुई चेरी टमाटरों के बारे में पूछते हैं। गर्व से तेओ उनसे कहता है कि क्या वे सचमुच इतने दिनों से इन वस्तुओं के लिए इंतजार कर रहे थे। एक सदस्य तेओ को याद दिलाता है कि उसने पहले टमाटरों को 5 डंगियन कॉइन्स में बेचा था, लेकिन इस बार तेओ बड़े दाम पर बेचने के लिए तैयार है और पहले की कीमत पर टमाटर बेचने से इनकार कर देता है। उत्साहपूर्वक वह घोषणा करता है कि अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये सुनकर सदस्य घबरा जाते हैं और जादुई टमाटरों की कीमत में अचानक हुई वृद्धि पर विरोध करते हैं। लेकिन तेओ अपनी बात पर अड़ा रहता है और नई कीमत 7 डंगियन कॉइन्स तय करता है। जैसे ही वह यह शब्द बोलता है, वह अनुमान लगाता है कि क्या ये कीमतें बहुत अधिक हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिकारी नई कीमत से सहमत हो जाते हैं और टमाटरों की मांग करने लगते हैं। इसी बीच 2 सदस्य फुसफुसाते हैं कि इन वस्तुओं की कीमत संदिग्ध रूप से कम है और संभव है कि उन्हें ये फिर कभी ना मिले।
चेरी टमाटरों की बढ़ती मांग के बीच एक ग्राहक 200 टमाटर खरीदने की मांग करता है, जबकि दूसरा 500 जादुई टमाटर एक बार में खरीदने का दावा करता है। आखिरकार तेओ ने अपने साथ लाए सभी 1500 टमाटर बेच दिए, भले ही उसने कीमत बढ़ा दी थी। तेओ के सब कुछ बेचने के बाद डोमशीक उससे संपर्क करता है और पूछता है कि वह अगली बार इस डंगियन फ्लोर पर कब आएगा। तेओ जवाब देता है कि वह लगभग 10 दिनों में लौटेगा, यह सोचकर कि यह समय शिकार यात्रा को समाप्त करने और चीजों को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। डोमशीक तेओ को सूचित करता है कि वे फिर टमाटर खरीदने के लिए आएंगे। गिल्ड का लीडर सदस्यों के पास लौटता है और घोषणा करता है कि उन्हें जल्दी से मकड़ियों का दमन करना होगा और दिन के अंत तक टावरों को छोड़ना होगा। इसके बाद तेओ सोचता है कि इस गति से वह आसानी से 1000 डंगियन कॉइन्स कमा सकता है और एक इंटरमीडिएट पेडलर बन सकता है, जिससे उसे ग्रोअर का नाम प्रकट करने और फिर से सीईओ बनने में मदद मिलेगी। हालांकि उसकी सोच का सिलसिला एक समूह लड़की शिकारी द्वारा बाधित होता है, जो तेओ के पास आती है। वे उसे किटी कहकर अभिवादन करती हैं और नोटिस करती हैं कि वह किसी ऐसे बिल्ली की तरह दिखता है जिसे वे जानती हैं। क्रोधित होकर तेओ स्पष्ट करता है कि उसका नाम तेओ है। लड़की, जो खुद को सुआ कहती है, उससे माफी मांगती है। तेओ उससे पूछता है कि क्या उसका रूप किसी को याद दिलाता है। सुआ सहमत होती है, लेकिन तेओ उसे बताता है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि दुनिया में उसके जैसा प्यारा और कोई बिल्ली नहीं है। लड़की को चुपचाप छोड़कर हैंडसम पेडलर अपनी राह पर लौटने लगता है। तभी सुआ उसे रोककर अपने हैंडबैग से कुछ निकालती है। वह वस्तु कैट ट्रीट्स होती है, जिन्हें सुआ उसे ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे सिर्फ ग्रिल्ड फिश पसंद है। हालांकि उसका फैसला तुरंत बदल जाता है जब सुआ थोड़ा तरल उसकी ओर निचोड़ती है और तेओ उस स्वाद से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह स्वाद से ऐसा मोहित होता है कि वह कहता है कि उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट और समृद्ध स्वाद नहीं चखा। मछली जैसा नमकीन स्वाद और वह बनावट जो मुंह में पिघल जाती है, उसे इस नए कैट ट्रीट्स का आदी बना देता है। वह सुआ से और ट्रीट्स मांगता है, लेकिन इस बार सुआ बदले में कुछ मांगती है। वह चाहती है कि तेओ उसके साथ एक सेल्फी ले और बदले में उसे हर फ्लेवर के ट्रीट्स मिल जाएंगे। तेओ सहमत हो जाता है और जल्द से जल्द स्वादिष्ट ट्रीट्स पाने के लिए सुआ के साथ सेल्फी लेता है। सुआ तेओ के साथ सेल्फी खींचती है और वादा के मुताबिक उसे ट्रीट्स देती है। तेओ अपने रास्ते पर लौटता है और ट्रीट्स चबाने लगता है। गिल्ड का एक सदस्य सुआ को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुआ ट्रीट्स को टावर तक लेकर आएगी। सुआ अपनी तस्वीर को देखते हुए फिर से तेओ से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है और निश्चित करती है कि वह फिर लौटकर आएगी। अगला दृश्य हमें एक गुफा में ले जाता है, जहां सूरज हमेशा चमकता रहता है। वहां एक काले खरगोश की तैराकी दिखाई देती है, जो पानी में कड़ी मेहनत कर रहा है। यह काला खरगोश तैराकी बूट कैंप में है, जबकि बड़े सफेद खरगोश उसकी रोमांचक तैराकी का आनंद ले रहे हैं। चाचा सान योद्धा खरगोश को सबक सिखाते हुए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। वह उसे निर्देश देते हैं कि अपने हाथ सीधे रखे और ग्रीन अनियन बोर्ड को अपने सामने रखें। सान यह सुनिश्चित करता है कि वह मछली के छेद को अस्थायी रूप से बंद कर दे, क्योंकि उसे उस घटना की याद आती है जो काले योद्धा खरगोश के साथ हुई थी और जिसने उसे अभी तक डरा रखा है। हमें पता चलता है कि पहले काले खरगोश ने लापरवाही से पानी में छलांग लगाई थी, बिना यह जाने कि तैरना कैसे है। सान ने उसे पानी की सतह पर बेहोश पड़े हुए देखा और घबरा गया, जबकि पूरा खरगोश परिवार उस दृश्य को देखकर सदमे में था। तभी पिरान्हा उसे एक ताजा शिकार मानकर चबाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इस घटना की याद ताजा होने के बाद काला खरगोश तैरने में अधिक आत्मविश्वासी हो जाता है और बड़े सफेद किसान खरगोश भी। एक सफेद खरगोश एक पानी के बोर्ड पर बैठकर पैडल के रूप में फावड़ा पकड़ता है, जबकि दूसरा सूरज की गर्माहट का आनंद लेते हुए पानी की ठंडक का लुत्फ उठाता है। पानी में खेलने के बाद सान को कुछ मीठा खाने की तलब होती है। वह अपने बैग से शहद की बोतल निकालता है, लेकिन उसे खाली देखकर मान लेता है कि पिछली बार इकट्ठा किया गया शहद खत्म हो चुका है। वह मधुमक्खी के छत्ते की ओर देखता है और सोचता है कि क्या जहरीली मधुमक्खियां जो यहां रहने लगी थीं ठीक है। साजन और काला खरगोश छत्ते के आसपास कुछ हलचल देखते हैं। उनके आश्चर्य के लिए वहां छोटी जहरीली मधुमक्खियों का झुंड होता है। यह खुलासा होता है कि ये जहरीली शिशु मधुमक्खियां हैं। अचानक स्थिति से परेशान साजन अपनी प्यारी मधुमक्खी को देखने का फैसला करता है और उसका स्वागत करने के लिए अपने चेरी टमाटर फार्म से एक फूल चुनता है। नर्वस होकर वह छत्ते के पास पहुंचता है और शिशु मधुमक्खियों का स्वागत करता है। हालांकि शिशु मधुमक्खियां गुस्से में आ जाती हैं और जोर जोर से भिनभिनाने लगती है। वे सान और खरगोशों का पीछा करती हैं। डर से भरा साजन सोचता है कि यह क्या हो रहा है। वह मधुमक्खियों से हमला न करने की विनती करता है, यह कहते हुए कि वे दुश्मन नहीं है,
जैसे ही गुस्साई मधुमक्खियां खरगोशों की ओर हमला करने के लिए उड़ती है, काला योद्धा खरगोश हथौड़ा लेकर उन पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सान उसे रोकता है और उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। गुस्साई मधुमक्खियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और सान और खरगोशों पर लगभग हमला कर देती है। तभी छत्ते से एक बड़ी सुंदर मधुमक्खी बाहर आती है। यह जहरीली रानी मधुमक्खी होती है। वह शिशु मधुमक्खियों के साथ सभी को हैरान कर देती है। साजन और काला खरगोश अवाक रह जाते हैं। यह खुलासा होता है कि जहरीली मधुमक्खी एक मांसाहारी कीट राक्षस है जो अपने जहरीले डंक के साथ शिकार करती है। इस बीच टावर मैनेजर एलियन डंगोन एडमिनिस्ट्रेशन बुक पढ़ रही होती है। उसे एहसास होता है कि लाइब्रेरी में मौजूद इस मैनुअल बुक में मधुमक्खियों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। यह मानते हुए कि किसी को खतरा नहीं है, वह फिर भी क्रिस्टल मैजिक बॉल के माध्यम से साजुन और अन्य लोगों पर नजर रखती है जिन्होंने रानी मधुमक्खी का सामना किया है। वह इस मामले पर बाद में अपने पिता से चर्चा करने की योजना बनाती है। गुफा में जहरीली रानी मधुमक्खी, सान और खरगोश आमने सामने होते हैं। हमारा नायक बड़ी और सुंदर रानी मधुमक्खी को घूरते हुए हैरान रह जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह वही प्यारी छोटी मधुमक्खी है जिसे उसने पहले देखा था। मुंह खुले हुए वह रानी मधुमक्खी की तारीफ करता है और कहता है कि वह अब अलग दिख रही है। यह बताया जाता है कि जहरीली मधुमक्खी ने साजुन की गुफा में शहद खाना शुरू किया था, जिससे उसके शरीर में बदलाव आने लगे। जैसे जैसे वह फूलों से शहद चूसती रही, उसने तीव्र फेरोमोन का स्राव करना शुरू कर दिया और हर दिन मोटी होती गई। मधुमक्खी को यह एहसास हुआ कि वह प्रजनन करने में सक्षम है और इसलिए उसने जंगल में अपना पुराना छत्ता छोड़कर साजुन की गुफा में नया छत्ता बना लिया, जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस हुई। कई दिनों तक दर्द सहने के बाद और शरीर की स्थिति में बदलाव के साथ मधुमक्खी ने जहरीली रानी मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया। इसे समझते हुए हमारा नायक उसे रानी मधुमक्खी बनने की बधाई देता है। हालांकि वह सोचता है कि यह अजीब समय है, फिर भी वह उसे गृहोपहार देने आगे बढ़ता है। भावुक होकर रानी मधुमक्खी खुशी से साजुन को गले लगाती है। शिशु मधुमक्खियां भी उसके साथ जुड़ जाती हैं और साजुन पर प्यार से लिपट जाती है। शिशु मधुमक्खियां अब खरगोशों के साथ खेलती हैं और वे सभी साथ लगने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हमारा नायक गहरी नींद में होता है, लेकिन उसका सुकून भरा पल जल्दी खत्म हो जाता है जब खरगोशों का झुंड उसे झकझोर कर उठाता है। खरगोश जल्दबाजी में उसे खेत तक ले जाते हैं। आधी नींद में वह उनके साथ घसीटा जाता है। वहां पहुंचकर वह एक गाजर देखता है जिसमें नीले चांद की ऊर्जा है और जो समय से पहले उगाई है। यह सोचकर कि यह अपरिपक्व है, वह इसे खींचने का फैसला करता है। गाजर को उखाड़ते समय वह समझता है कि खरगोश इतने उत्साहित क्यों थे। गाजर का आकार वैक्यूम फ्लास्क जितना बड़ा होता है। यह गाजर एजिलिटी गाजर होती है जो डंगोन में नीले चांद की ऊर्जा से उगी होती है। यह गाजर पोषक तत्वों और स्वाद से भरपूर होती है और नीले चांद की ऊर्जा इसके स्वाद को और बढ़ा देती है। गाजर खाने पर यह जादुई ऊर्जा को 5 अंकों से बढ़ा देती है। गाजर की कटाई करके साजुन को कई इनाम मिलते हैं। इनाम पाने के दौरान वह अनुमान लगाता है कि उसने 50 के बजाय 70 एक्सपी पॉइंट्स अर्जित किए हैं और सोचता है कि यह उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण हो सकता है। हमारा नायक गाजर को उसके सही और प्रतीक्षित मालिकों खरगोशों को सौंपता है और उनके कठिन परिश्रम और अद्भुत साझेदारी के लिए उनकी सराहना करता है। खरगोश गाजर को किसी रत्न की तरह निहारते हैं। खरगोशों के बीच दरांती वाले खरगोश का प्रवेश होता है। वह अपनी कौशल दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरांती वाला खरगोश गाजर को इतनी कुशलता से काटता है कि उसे छोटे छोटे समान टुकड़ों में तब्दील कर देता है। साजुन उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि उसके कौशल से गाजर पलक झपकते ही बराबर टुकड़ों में कट गई। इसके बाद हमारा नायक चेरी टमाटरों की ओर बढ़ता है। वह 5 चेरी टमाटर काटता है जिनमें नीले चांद की ऊर्जा होती है और उन्हें एडमिन को सौंप देता है, जिसने पिछली बार उनसे यह मांगा था। एडमिन साजुन की सराहना करती है, लेकिन साजुन इस बात से संतुष्ट नहीं होता। वह टावर मैनेजर से अगली बार उसे कोई विशेष क्षमता देने की मांग करता है। इसी बीच साजुन को शोर सुनाई देता है। यह पता चलता है कि यह तेओ है जो अपनी बिक्री मिशन से वापस लौट आया है। हालांकि शिशु मधुमक्खियां उसका स्वागत बिल्कुल भी नहीं करती। नाराज शिशु मधुमक्खियां तेओ पर हमला कर देती हैं। भयभीत तेओ चिल्लाते हुए साजुन से मदद मांगता है, यह सोचते हुए कि मधुमक्खियों के जन्म के समय वह वहां नहीं था। उसे एहसास होता है कि शिशु मधुमक्खियां उसे दुश्मन मानती है। तेओ पर मधुमक्खियों का हमला रोकने के लिए वह बिल्ली को अपनी बाहों में पकड़कर उसे दुलारता है ताकि मधुमक्खियां समझ जाएं कि वह परिवार का सदस्य है।
मधुमक्खियां वहां से चली जाती हैं। हमारा नायक बिल्ली को अपने पास कसकर पकड़ लेता है और उसका चेहरा तेओ की फर से ढक लेता है, जिससे उसे खांसी आ जाती है। लेकिन तेओ नाराज नहीं होता, बल्कि साजुन का आभार व्यक्त करता है और उसे भाई कहकर पुकारता है। जब वह देखता है कि बिल्ली अपने मालिक से अनौपचारिक ढंग से बात कर रही है, तो वह तेओ के गाल खींचता है। दर्द सहते हुए बिल्ली यह बताती है कि साजुन ने उसे परिवार का हिस्सा कहा था, जिससे वह आभारी महसूस करती है और उसे भाई कहती है। तेओ साजुन को उन सिक्कों की थैली सौंपता है जो उसने सामान बेचकर कमाए थे, जिससे कुल 75 डंगोन सिक्के हुए। अपनी बिक्री मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तेओ साजुन को चौंका देता है। वह बताता है कि इंसान जादुई चेरी टमाटर खरीदने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से उसने प्रति टमाटर 2 डंगोन सिक्के ज्यादा वसूले। इस बूमिंग सेल्स के बारे में सुनकर साजुन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उत्साहित बिल्ली पूछती है कि क्या उसने अच्छा काम किया और आग्रह करती है कि उसे फिर से सीईओ बना दिया जाए। साजुन बिना हैरान हुए उसे सीईओ बनाने से मना कर देता है और उसे बताता है कि वह इंटर्न के रूप में ही काम करता रहे। वह उसे केवल 2 डंगोन सिक्कों का कमीशन देता है। मेहनत से कमाए गए सिक्के पाकर भी प्रमोशन न होने पर बेचारा तेओ उदास हो जाता है। काले खरगोश उसके सिर पर थपथ पाकर उसे सांत्वना देते हैं। बाद में यह पता चलता है कि साजुन को पहले से ही पता था कि तेओ ने अपने सामान के लिए अधिक शुल्क लिया था, क्योंकि डंगोन एडमिनिस्ट्रेटर ने यह जानकारी उसे दी थी। साजुन चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए अगले बार टावर मैनेजर को और नीले चांद की ऊर्जा वाले टमाटर देने की योजना बनाता है। इस बीच साजुन देखता है कि तेओ तरल कैट ट्रीट का आनंद ले रहा है, न कि ग्रिल्ड फिश का। जिज्ञासावश वह तेओ से इस ट्रीट के बारे में पूछता है। तेओ बताता है कि एक इंसान ने उसके साथ सेल्फी लेने के बदले यह ट्रीट उसे दी थी। साजुन बताता है कि डंगोन के बाहर से सामान लाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वैनिशिंग मेथड, जिसमें इंसान जो भी सामान अपने हाथों में लिए डंगोन में प्रवेश करता है वह साथ आ जाता है। जैसे कि साजुन जब वर्महोल के जरिए डंगोन में खींचा गया था, तब उसके पास सब्जियों का बैग था। दूसरा तरीका यह है कि जागृत शिकारी अवेकेंड हंटर्स टावर से लौटते समय डंगोन के बाहर से सामान लाते हैं। हालांकि शिकारी केवल कुछ पाउंड का सामान ही ला सकते हैं, लेकिन वे बाहर असीमित मात्रा में सामान ले जा सकते हैं। अधिकांश शिकारी सोलर पावर्ड स्मार्टफोन, हंटर का खाना जैसे तले हुए किमची स्नैक्स और हंटर स्क्वायर डंगोन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सिगरेट लाते हैं। साजुन सोच में पड़ जाता है कि कोई शिकारी ऐसी मामूली चीजें जैसे कैट ट्रीट क्यों लाएगा। इसी बीच उसके दिमाग में एक विचार आता है और ऐसा लगता है कि उसने एक और व्यापार योजना बना ली है। तेओ, जो खुद को जीनियस समझता है, साजुन के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर डर जाता है और उसे एक कैट ट्रीट ऑफर करता है। हालांकि साजुन एक साहसिक कदम उठाते हुए तेओ से उसके सभी कैट ट्रीट जब्त कर लेता है। इससे नाराज होकर तेओ अपनी पूरी बिल्ली शक्ति दिखाता है और अपनी ट्रीट वापस पाने के लिए साजुन की शर्ट पकड़ लेता है। तेओ उसे मनाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि उसने यह ट्रीट इंसान के साथ सेल्फी खिंचवाकर कमाई थी। साजुन खुलासा करता है कि उसने ट्रीट इसलिए जब्त की क्योंकि यह एक लेनदेन से मिली थी और उनके कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 4 के अनुसार पार्टी बी तेओ पार्टी ए साजुन की अनुमति के बिना अतिरिक्त ग्राहक हासिल नहीं कर सकती। साजुन की बात सुनकर तेओ को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन साजुन उसके मासूमियत को नजरअंदाज करता है और उसे सांत्वना देता है। साजुन उसे सीईओ कहकर उत्साहित करता है। तेओ यह सुनकर खुश हो जाता है कि वह फिर से सीईओ बन गया है, लेकिन साजुन यह भी बताता है कि यह प्रमोशन केवल 1 घंटे के लिए है। हालांकि अगर वह अच्छा काम करेगा तो इस प्रमोशन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। फिर वह तेओ को अपनी गोद में बैठाता है और बनीज दोनों साझेदारों को सेवा देने के लिए मछलियां लाती है, जिन्हें वे कैंप फायर में पकाएंगे। हमारा लड़का सीईओ को दुलार करता है, उसे बॉस ट्रीटमेंट देता है और उसे एक ट्रीट ऑफर करता है, जिससे वह अपनी गोद में आराम से बैठता है। जैसे ही वे कैंप फायर के पास बैठते हैं, उसे वह अत्यधिक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है जिसके वह हकदार है। तेओ खुशी से झूम उठता है, यह मानते हुए कि यही एक सीईओ होने की ताकत है। जैसे ही साजुन उसके मुंह में ट्रीट डालता है, तेओ कहता है कि यह सबसे अच्छा चीज है जो उसके साथ कभी भी हुआ है। जबकि बिल्ली दुलार में सजीव होती है, वह कुछ ग्रिल्ड मछली चाहता है, जिस पर साजुन तुरंत मछलियां ग्रिल करना शुरू कर देता है। जैसे ही यह सब हो रहा होता है, साजुन उससे यह सवाल करता है कि उसने 38वीं मंजिल तक बिना लड़ाई किए कैसे पहुंचाया, जिस पर बिल्ली जवाब देती है कि उसके पास एक पैडलर प्रमाण पत्र है। पैडलर प्रमाण पत्र के बारे में सोचते हुए तेओ अपना बैज दिखाता है। फिर वह समझाता है कि पैडलर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक उच्च सदस्यता शुल्क देना होता है ताकि उसकी स्थिति बनी रहे।
जितना ऊंचा स्तर उतना अधिक शुल्क होता है और पैडलर को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पैडलर प्रमाण पत्र धारकों को एसोसिएशन से सुरक्षा और कई सेवाएं मिलती है। वह यह भी बताता है कि पैडलरों को राक्षसों के हमलों से सुरक्षा मिलती है। साजुन उसे हंटर लाने के बारे में पूछता है, लेकिन तेओ मना करता है और बताता है कि यह संभव नहीं है। इसके बाद बिल्ली एक और राज खोलती है कि पैडलर एक रास्ता इस्तेमाल करते हैं जिसे केवल वे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए पैडलर प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वह आगे यह भी बताता है कि यह रास्ता 38वीं मंजिल से 5 दिनों में यहां आने का एकमात्र तरीका है। जिज्ञासु साजुन यह पूछता है कि वह किस मंजिल पर है, और तेओ यह रहस्योद्घाटन करता है कि वे टावर की 99वीं मंजिल पर हैं। ऐसा लगता है कि तेओ ने पहले ही जान लिया था कि गुफा कहाँ है। साजुन यह सुनकर चौंक जाता है और गुस्से में अपने आप को बैठा लेता है, जैसे कि वह अपराध बोध महसूस कर रहा हो। तेओ उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो साजुन कहता है कि उसने सोचा था कि वह 38वीं मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि तेओ, जो हंटर्स की तरह अपने वे पॉइंट का उपयोग नहीं